स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे आपका कक्षा जो है 12वीं विषय बच्चों आपका व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज तीसरे भाग में प्रबंध की अवधारणा। इससे पहले मैंने आपको बच्चों जो है प्रबंध का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना बताया था, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। उसी का आगे देखेंगे बच्चों आज प्रबंध की अवधारणा। तो किस प्रकार प्रबंध की अवधारणा माना गया है उसके बारे में आज पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते बच्चों। आज प्रबंध एक विस्तृत शब्द है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति इसकी कोई स्पष्ट व निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। मैंने इससे पहले बताया बच्चों को अब अर्थ में। अतः इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब हर जो है विद्वान ने अपने अपने मन से इसको प्रभाषित किया गया है। इसकी प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित। पहला है जो है थियो हेमन की अवधारणा। प्रबंध के क्षेत्र में जाने माने प्रसिद्ध शास्त्री थियो हेमन ने प्रबंध को 3 विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला देखेंगे इसमें बच्चों प्रबंध संज्ञा के रूप में, नामों से, है ना। प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, क्रियाकलाप के रूप में, और तीसरा जो है प्रबंध अनुशासन के रूप में, नियम के तहत। तो ये संज्ञा जो है संज्ञा के रूप में प्रबंध से आशा है प्रबंध या संस्था के उन कर्मचारियों के समूह से है जो संस्था की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब उसको कार्य को संभालता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध में नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, नियंत्रण व समन्वय को शामिल किया जाता है तथा उद्योग के 5 M के नाम से जाना जाता है बच्चों पर मानव, माल, मशीन, मुद्रा व मेथड का उचित समन्वय तथा कुशलतम उपयोग उपयुक्त तत्वों के प्रयोग से ही संभव है। तो थियो हेमन ने प्रबंध को अनुशासन की संज्ञा भी दी है। उनके अनुसार बिना अनुशासन की कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक हम अनुशासन नहीं रहेंगे तब उसका कार्य संभव नहीं हो पाता, है ना। जबकि प्रबंध में ज्ञान, कला, कौशल का समागम होता है, मतलब मिला जुला रहता है, अतः प्रबंध एक अनुशासन कहलाता है। दूसरा बच्चों देखेंगे जेम्स लुंडी के अवधारणा जो है, जेम्स लुंडी ने के अनुसार जो है प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब कोई उद्देश्य बनाकर उसको कार्य को करने के लिए दूसरे के प्रयासों को सुनियोजित किया जाता है। उनका कार्य क्या कराना है ना, तो अभिप्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य है। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे। अन्य शब्दों में प्रबंध नियोजन, क्रियान्वयन व नियंत्रण का योग है। नियोजन उच्च वर्गीय कार्य, मतलब बड़ा हुआ कार्य होता है जिसमें नीतियों व लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। कौन सा लक्ष्य हमारा, नीति क्या रहेगा। क्रियान्वयन में अधिशासी कार्य है, मतलब जो उसमें साहस से काम करते हैं, अर्थात नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कराने वाले कर्मचारी तथा अधिकारी इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें चयन जो होता है, प्रशिक्षण है, अभिप्रेरण है, निर्देशन व समन्वय शामिल होता है। तो नियंत्रण का आशय कार्य के प्रति उत्तरदायित्व व जवाबदेही निश्चित करना होता है, किसको कौन सा कार्य दिया गया है, तथा यह देखना कि कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है या नहीं। इसी प्रकार लुंडी का मानना है कि प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों से संबंधित कार्य, मतलब जब तक हम प्रबंध तो अपने आप में क्या है, साधन है, साध्य है, बस वो साधन नहीं बन सकता बच्चों पर, इसलिए जब तक उसको करना है तो किसी दूसरे के माध्यम से ही कराया जाता है, तभी वो प्रबंध कार्य हो पाता है। एक वर्ग नीति बनाता है तो दूसरा वर्ग उन नीतियों को क्रियान्वयन करता है, उस कार्य को किया जाता है, और तीसरा वर्ग जो है श्रमिक कर्मचारी कार्य करता है। जेम्स लुंडी की अवधारणा भी अनुचित प्रतीत होता है, मानना उनका सही है। लॉरेंस एप्पल की अवधारणा जो बताया गया यहाँ पर, लॉरेंस एप्पल के अनुसार बताया गया है, एप्पल के अनुसार जो बताया गया आपका प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। जब तक व्यक्ति उसमें कार्य नहीं करेंगे तो वस्तुओं का निर्देशन नहीं हो पाएगा। कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध होता है वहाँ पर, है ना। एप्पल ने अपनी परिभाषा में प्रबंध को मानव विकास की ओर अधिक केंद्रित किया गया है। प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है। इस कथन या वाक्य का अर्थ एप्पल ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। पहला बताया गया जो है, एप्पल ने श्रमिकों या कर्मचारियों को वस्तु या मशीन ना समझा जाए बल्कि उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखा जाए, है ना। अतः प्रबंध में व्यक्तियों के विकास का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। व्यक्तियों का विकास होगा तभी तो उसका कार्य जो प्रबंध अच्छे ढंग से कार्य होगा। यहाँ व्यक्ति में कर्मचारी, ग्राहक
विक्रेता, व्यापारी सभी को शामिल किया गया है। पहला बोला एप्पल। दूसरा बताया गया प्रबंध में व्यक्ति ही केंद्र बिंदु होता है तथा व्यक्ति ही उत्पादन व सेवाओं से संबंधित कार्य करता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए ओलिवर सेल्नर ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रबंध मुख्यतः मानव का प्रबंध है और यदि वह अपने कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक दशा को नहीं समझता तो सफल नहीं हो सकता। जब तक कर्मचारी को कार्य करने उनका सफल करने योग्य है तब तक उसको समझ नहीं आएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, व्यक्ति ही संगठन के विकास का कार्य प्रशस्त करता है। जब तक संगठन ही नहीं होगा तो व्यक्ति कार्य अकेला कैसे कर पाएगा और विकास की असीमित संभावना उसी में छिपी हुई रहती है। अतः व्यक्तियों का विकास ही प्रबंध होता है। पांचवा दिया गया है आपको, किसी भी समाज तथा राष्ट्र के लिए वहाँ के प्रतिभावान व्यक्ति उसे के रीढ़ की हड्डी साबित होती है। मतलब वो नहीं रहा तो कार्य आगे नहीं होगा, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो इस कथन को एप्पल ने इस प्रकार स्पष्ट किया कि व्यक्ति उत्पादन का एक सजीव घटक है जबकि वस्तु निर्जीव घटक होता है। आपको मालूम है खुद कार्य नहीं कर सकता बच्चों वहाँ पर वस्तु, तो सजीव वस्तु घटक ही निर्जीव घटक को नियंत्रित करता है क्योंकि कोई भी निर्जीव वस्तु स्वयं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा नंबर है, भौतिक संसाधन मानव के लिए होता है ना कि मानव भौतिक संसाधन के लिए बना है। तीसरा देखेंगे, विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले जब तक व्यक्तियों की योग्यताओं कुशलताओं का विकास नहीं होगा तब तक वैज्ञानिक प्रगति व सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता। चौथा देखेंगे बच्चों यहाँ पर, मानव ही समस्त प्रबंध व्यवस्थाओं को सूत्रधार है, मतलब वो कार्य करने वाला होता है। पांचवा यह सत्य है कि मनुष्य यंत्र व उपकरणों का 100% उपयोग तभी संभव है जब मानव अपनी क्षमता से कार्य को करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रबंध के द्वारा मानव विकास आवश्यक है क्योंकि मानव का विकास होने पर वस्तुओं का निश्चितः निर्देशन स्वतः ही हो जाएगा। तो समझ आया बच्चों आपको, ये प्रबंध द्वारा ही मानव का विकास है क्योंकि मानव का विकास न होने पर जो है वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं होगा, इसलिए मानव का विकास होना अति आवश्यक है। कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध होता है। यहाँ पर लॉरेंस एप्पल की परिभाषा में अंतिम कथन है कि कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंधन है, यह प्रबंध है। अर्थात प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य जैसे कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मानव विकास व कल्याण, मानवीय प्रतिभा व व्यक्तित्व का विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्य मूल्यांकन, कार्य नियंत्रण आदि प्रशासन की श्रेणी में भी आते हैं। एप्पल ने प्रबंध की सार्वभौमिकता को देखते हुए कर्मचारी प्रशासन की ही संज्ञा दी गई है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार हम देखें बच्चों, आगे देखते हैं अपन जो है अवधारणा के बाद जो आता है आपका प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध का उद्देश्य क्या होना है, किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्रभावित करना आवश्यक है क्योंकि संगठन कोई भी हो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य होते हैं। जब तक हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा लक्ष्य कहाँ प्राप्त होगा। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्य करता है। उद्देश्य या लक्ष्य समानार्थी शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव, गोल, टारगेट, प्रपोज या मिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक प्रभावी प्रबंध के उद्देश्य जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। हमारे व्यवसाय में इसी प्रकार का इसका महत्व माना गया है। मुख्यतः यह व्यापार के उद्देश्यों पर आधारित होता है जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम प्रयास, लागत व समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किया जा सके। अन्य शब्दों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध का मुख्य लक्ष्य होता है। तो हमको ये देखना है कि न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आपका नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। सबसे पहले ध्यान रखना हमको कि नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं। इनके विकास से ही समाज का विकास संभव हो पाता है। प्रत्येक उपक्रम, संगठन, व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त करना, समाज का विकास करना होता है। मतलब जब तक संगठन, व्यवसाय उद्देश्य के लाभ कमाना नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं। इस प्रकार प्रबंध का यह प्रयास रहता है कि कर्मचारी व नियोक्ताओं वर्ग का विकास अधिक से अधिक हो सके। इससे ही श्रम, पूंजी व
समन्वय, कर्मचारी प्रशिक्षण, पदोन्नति पर एवं पारिश्रमिक तथा संगठन के विकास की योजनाओं संबंधित कार्य करना प्रबंध का उद्देश्य होता है। तीसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना, श्रम और पूंजी में बराबर संतुलन रहना। किसी भी उपक्रम के दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक श्रम जो उपक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके हाथ में शक्ति होती है, तथा दूसरा है पूंजी जो उपक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक वो कार्य नहीं करेगा तो ये प्रबंध भी कार्य नहीं हो पाएगा। इन दोनों के मध्य संतुलन का समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय संतुलन के बिना विक्रम ढह सकता है, अतः प्रबंध इन दोनों के मध्य सदैव पुल का काम करता है। किसके बारे में जो बताया हमने आपको, जो आपका श्रम और पूंजी के लक्ष्यों की प्राप्ति, मतलब इसमें बोला गया किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध विभिन्न कार्य करता है। लक्ष्य बिना हम प्रबंध के बिना लक्ष्य प्राप्त अपन नहीं कर सकते। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, या हम व्यावसायिक लक्ष्यों की की बात करें, अथवा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रबंध को संगठित किया जाता है। 5वां नंबर देखेंगे सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। एक प्रभावी प्रबंध समाज में समृद्धि लाता है ना। एक प्रभावी प्रबंध जो रहता है, उन्नत पारिश्रमिक कार्य की उत्तम दशाएं व अन्य सुविधाओं से कर्मचारियों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ इसके श्रेष्ठ उत्पादन की परिकल्पना कर समाज के विभिन्न हितों को विकसित भी किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबंध का महत्व जो है चौथे भाग में। आज के लिए बड़ा गुड डे।